We were reading fertilization in sea urchin. Now, what are the various events after membrane fusion? In sea urchin, fertilization occur after second meiotic division. This is the major difference between mammalian fertilization and sea urchin fertilization. That in mammals, the oocyte has not completed its second meiotic division. The oocyte is halted at metaphase second. While in sea urchin, the oocyte has completed its second meiotic division. आपने याद रखना है कि अगर सी अर्चन का जिक्र हो रहा होगा तो इसका मतलब है उसका oocyte पहले से ही हैप्लॉइड होगा. Therefore, a haploid female pronucleus is already present at fertilization. Now, what is the pronucleus? हम इसको pronucleus क्यों कह रहे हैं, nucleus क्यों नहीं कह रहे? Because this is comparatively larger in size, vesicular होता है, ज़रा बड़े साइज का होता है, having decondensed chromatin material. It is ready to divide आप कह लें, इसलिए इसको प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है. जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं और प्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं. After cell membrane fusion, sperm nucleus and centriole separates from mitochondria and flagellum. हमने जो पीछे इवेंट्स पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के, उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से माइक्रोविलाई ऑफ oocyte पर आकर अटैच होती है. दोनों के एक्टिन फिलामेंट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक पैसेज बना देते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं. जब ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बन जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? अब फर्टिलाइजेशन कोन में स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल वो बाकी सारी चीज़ों से अलहदा हो जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया या जो उसकी टेल है वो चीज़ें वहीं रह जाती हैं. स्पर्म फ्लैजेलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट, बाहर ही आमतौर पर टेल बाहरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है. और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि दे एंटर इनटू द oocyte और वहाँ आकर वो डिजनरेट होते हैं. लेकिन मतलब ये है कि फर्दर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टेल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. जबकि स्पर्म न्यूक्लियर एनवेलप वेसिकुलेट, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर आ जाते हैं. न्यूक्लियस की एनवेलप जो फूलना शुरू हो जाती है, वो साइड के कंटेंट्स उसमें वेसिकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. स्पर्म डीएनए डीकंडेंसेस, हाईली कंडेंस्ड डीएनए जो था वो लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि नाउ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट इन दिस डीएनए. अगेन इसकी डायग्राम थोड़ी सी देख लें ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए कि फर्टिलाइजेशन कोन बनने के बाद न्यूक्लियस और सेंट्रियोल किस तरह से इसमें एंटर होंगे. जी, ये फियन शो की जा रही है यहाँ पे कि जो माइक्रोविलाई हैं उस जगह से जो उसका एक्रोसोमल फिलामेंट था दे विल फ्यूज. फ्यूजन के बाद जो उसके पैसेज बनेगा दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन कोन. Here you can see this is the fertilization cone. ये वाली स्टेज जो है जब ये बन जाएगी, ये मेम्ब्रेन वो साइड की है और ये मेम्ब्रेन जो है ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इन दोनों की आपस में फ्यूजन हो गई. दिस पैसेज इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कोन. इसमें से ये न्यूक्लियस और ये येलो डॉट जो है सेंट्रियोल दे विल एंटर इनटू द oocyte. ये oocyte के अंदर एंटर हो जाएंगे और बाकी कंटेंट्स जो हैं उसके टेल और माइटोकॉन्ड्रिया दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फर्टिलाइजेशन. आमतौर पर टेल का तो सारा स्ट्रक्चर ही बाहर रह जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि दे मे एंटर इनटू द oocyte और वहाँ आकर ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि अंदर इनकी कोई आइडेंटिटी बाद में नहीं मिलती. इस तरह से ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर हो गया, तो अंदर एंटर होने के बाद ये न्यूक्लियस साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है. वेसिकुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है उसकी डीकंडेंसेशन शुरू हो जाती है. पहले वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो रही थी, उसमें रेप्लिकेशन भी नहीं हो रही थी. अब वो डीएनए जो है जब डीकंडेंस होगा तो इट मीन्स नाउ इट अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन. द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, जब ये स्पर्म का न्यूक्लियस अपने साइज से बड़ा होना शुरू हो जाएगा then it is also known as प्रोन्यूक्लियस. अब एक सेल के अंदर दो प्रोन्यूक्लियस हैं, एक वो साइड का अपना प्रोन्यूक्लियस है,
और एक स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है। ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस जो है ये oocyte के प्रोन्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है और इस दौरान इसे 180 के एंगल पे रोटेट करना पड़ता है। इस रोटेशन का बेसिक पर्पस ये होता है that results in sperm centriole between the sperm and the egg pronuclei। जब ये स्पर्म मूव करता है टुवर्ड द oocyte के न्यूक्लियस की तरफ ये मूव करके जा रहा है, तो oocyte का न्यूक्लियस दूसरे कोने पर है, स्पर्म की एंट्री दूसरे कोने से हुई है, तो उसे 180 के एंगल पे मूव करके वहां तक जाना है। जब वो उसकी रोटेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उस दौरान दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान स्पर्म का सेंट्रियोल आ जाता है और ये स्पर्म का सेंट्रियोल जो है ये इनिशिएट कर देता है स्पिंडल फॉर्मेशन को। स्पिंडल क्यों बनती है? माइटोसिस के लिए। ये सेंट्रियोल जो है एज एन एस्टर, इसमें से स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ये स्पर्म अंदर एंटर हुआ, सेल के अंदर फर्दर डिवीजन की तैयारी शुरू हो जाती है। स्पर्म सेंट्रियोल एक्ट्स एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये स्पर्म का सेंट्रियोल जो है इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल एराइज करते हैं, ये उनका ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी की तरफ जाते हैं दे मेक्स द एस्टर्स और जो सेंटर की तरफ आते हैं दे मेक द स्पिंडल्स। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड थ्रू आउट द एग, कॉन्टैक्ट फीमेल प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड ईच अदर। ये एस्टर फाइबर्स जो हैं ये पूरे के पूरे oocyte में एक्सटेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि ये प्रोन्यूक्लियाई जो हैं मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। प्रोन्यूक्लियर फियन फॉर्म्स द प्रोन्यूक्लियर फियन फॉर्म्स अ डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस। दोनों प्रोन्यूक्लियर जब करीब आते हैं तो फिर दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आपस में अटैच हो जाती हैं और उससे डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बन जाता है। आगे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये डिफरेंट कलर की स्टेन यूज करके, रेडियो एक्टिव स्टेन्स हैं ये, उनसे शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है इट इज़ हाईली वेसिकुलर एंड इट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। इसको प्रोन्यूक्लियस के साथ साथ जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं, जबकि ये मेल न्यूक्लियस है ये इससे साइज में छोटा है लेकिन अंदर आने के बाद इसका साइज जो है वो भी ग्रो करता है। इसके साथ साथ आपको ये ग्रीन कलर के जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं दे आर बेसिकली द एस्टर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ये इसके सेंटर में आप देखें इस तरफ छोटा सा ये आपको नॉब नजर आ रही होगी, छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, दिस इज द सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल में से ये फाइबर अराइज होते हैं और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस तक इस न्यूक्लियस को पहुंचाने का मेन जो इनका रेगुलेटरी रोल है वो यही है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से दोनों न्यूक्लियाई आपस में करीब आते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, ये एक्चुअल जो इनकी फियन है उसकी फोटोग्राफी है विद डिफरेंट टाइम लैप्स। ये देखें 0 सेकेंड पर अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ गौर से तो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस जो है दैट एंटर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। स्पर्म का जो फियन पॉइंट है वो स्पर्म हर जगह से हर वो साइड में एंटर नहीं हो सकता, देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्पर्म एंट्री। देखें आप तो इनके दरमियान ऑलमोस्ट 180 का एंगल है, इनके एक दूसरे के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल आप जो आपका प्रोट्रैक्टर होता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर उस जितना डी की तरह का फासला है। अब क्या होता है कि ये जो इसमें फाइबर्स नजर आ रहे हैं दीज आर द फाइबर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो इस न्यूक्लियस और इस बड़े न्यूक्लियस के दरमियान में होता है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर ये 100 सेकेंड गुजरने के बाद क्या हुआ है, न्यूक्लियस थोड़ा सा और करीब आ चुका है। अब उसके बाद ये ऑलमोस्ट 120-30 सेकेंड्स के बाद का टाइम है जिसमें ये पैरेलल न्यूक्लियस जो है और ज़्यादा करीब प्रेजेंट है। 200 सेकेंड्स पर ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट नियर टू ईच अदर और ये 300 सेकेंड्स पर जाकर इनकी आपस में कंप्लीटली फिजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कंप्लीट होता है 600 पर। यहाँ पर देखें ये न्यूक्लियस बिल्कुल उसके अंदर फ्यूज हो गया है, 600 सेकेंड्स तक जाकर कंप्लीट फिजन हो जाती है एंड एट 800 सेकेंड इट इज द डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियाई। अब जो सेल है यहाँ पर जो सेल था दैट कैरीज 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस।
इनकी आपस में fusion हुई, इनकी movement हुई toward each other by the help of these fibers which are originating from the centriole, and finally there is formation of a large diploid zygotic nuclei, जिसके लिए जो टाइम है सी अर्चन में दैट इज ऑलमोस्ट 800 सेकेंड्स। अब ये सारा प्रोसेस जो था यहाँ तक का दैट इज रिगार्डेड एज फर्टिलाइजेशन। दोनों के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद फौरन ही इसमें क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो आगे हम क्लीवेज के टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं मैमेलियन फर्टिलाइजेशन का, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, माइस रैट्स भी आ जाते हैं, और सी अर्चन की फर्टिलाइजेशन का जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी। मैमेलियन फर्टिलाइजेशन मैनी सिमिलैरिटीज विद सी अर्चन बट देयर आर सम डिफरेंसेस। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है मैमल्स में, जबकि सी अर्चन में हमने देखा कि आउटसाइड इन द वाटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। देयर इज हेट्रोजेनिटी ऑफ स्पर्म पॉपुलेशन। हेट्रोजेनिटी क्या चीज होती है, नाम से आपको कुछ अंदाजा हो रहा है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। अब स्पर्म्स जो हैं दे बिलोंग्स टू सेम इंडिविजुअल, एक ही टेस्टिस में इनकी प्रोडक्शन हुई है। देन हाउ हेट्रोजेनिटी अकर इन देम, तो उसमें ये देखा गया है कि ऑन द प्लाज्मा सरफेस ऑफ द स्पर्म देयर मे बी सम एपिजेनेटिक चेंजेस। एपिजेनेटिक चेंजेस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए दीज चेंजेस अकर। ये नहीं हुआ कि एग्जैक्ट डीएनए से आने वाला कोड चेंज हो गया, म्यूटेशन नहीं हुई, बल्कि क्या होता है कि जब उससे आगे प्रोटीन बनता है तो उसमें लिटिल बिट चेंज आ सकती है, जिसकी वजह से एक ही इजैकुलेट में एक ही टेस्टिस से रिलीज होने वाले स्पर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से एपिजेनेटिकली डिफर कर रहे थे। दैट कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी बहुत ही माइन्यूट होती है, लेकिन उसकी वजह से स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी जो है वो एक दूसरे से वेरी कर सकती है। तो जो ह्यूमन स्पर्म्स हैं उनके अंदर हेट्रोजेनिटी का आंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि सी अर्चन में ये नहीं होता। ट्रांसलोकेशन ऑफ गैमीट्स, सी अर्चन में हमने पढ़ा था कि दोनों गैमीट्स जो हैं दे आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, वहाँ पे कीमो अट्रैक्शन होती है और गैमीट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पर गैमीट जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट बॉडीज। मेल है तो उसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल है तो उसमें वो साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के करीब जाने के लिए किसी एक जगह पे इकट्ठा होना है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ गैमीट्स टू द ओविडक्ट। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये नहीं है कि कहीं भी उनको रिलीज कर दिया जाए तो वो आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एनवायरनमेंट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का भी खास तौर पर एक हिस्सा जिसे एम्प्यूला कहते हैं, दैट इज द साइट विच इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा अगर किसी और साइट पर फर्टिलाइजेशन हो जाए, पहले तो होती ही नहीं है, अगर हो जाए तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी जो फीटस है वो अपनी नॉर्मल जगह की बजाय किसी और जगह पे ग्रो करना शुरू कर देता है, जिससे मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो जो गैमीट मेल गैमीट है, अगर उन्हें फीमेल बॉडी में डिपॉजिट किया गया तो दोनों गैमीट्स का ओविडक्ट में इकट्ठे होना जो है, ट्रांसपोर्ट होना वहाँ तक, दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम सी अर्चन। अब उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ओविडक्ट तक गैमीट की, दैट इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म्स जो हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओविडक्ट तक पहुंच सकें। उसके लिए उन स्पर्म्स के अंदर एक ख़ास कैफियत डेवलप की जाती है, एक ख़ास कंडीशन डेवलप की जाती है, दैट इज़ नोन एज द स्पर्म कैपेसिटेशन। ये कैफियत जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अगर ये स्पर्म्स जो हैं इजैकुलेट में इन द बॉडी ऑफ मेल बाहर रिलीज हो जाते हैं, बट दे आर नॉट डिपॉजिटेड इन द फीमेल बॉडी, दे विल नॉट कैपेसिटेट। फीमेल बॉडी के अंदर इनकी कैपेसिटेशन की जाती है। कैपेसिटेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे इन स्पर्म्स की मूव करने की जो सलाहियत है वो कई गुना इंक्रीज कर जाती है एंड दे रीच टू द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जब ये स्पर्म कैपेसिटेट होते हैं एंड दे हैव टू मूव टुवर्ड द ओविडक्ट, देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू फर्टिलाइजेशन। वहाँ भी कीमोटैक्सिस पाई जाती है, जैसे हमने सी अर्चन में पढ़ा कीमो अट्रैक्शन का प्रोसेस था,
There is thermotaxis. Temperature is also regulatory factor. एंड हाइपर एक्टिवेशन ऑफ मोटिलिटी, स्पर्म का अपनी नॉर्मल मोटिलिटी की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज एक्टिव हो जाना, दैट इज हाइपर एक्टिवेशन, जो कैपेसिटेशन के दौरान उसमें आती है। उसके बाद जब वो ये सारे मराहिल से गुजर जाएगा, देन इट विल रीच टुवर्ड द oocyte एंड हियर इट देयर इज रिकॉग्निशन एट द जोना पेलुसिडा। हमने ये पढ़ा था सी अर्चन में, जो एग जेली है उसके बाद वाली लेयर वाइटलाइन एनवेलप होती है, जबकि मैमल्स में वाइटलाइन एनवेलप नहीं होती। मैमल्स में इट इज़ द जोना पेलुसिडा, जो उसका एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स है और वो साइड अपनी सरफेस पे खुद ही उसको डिपॉजिट कर लेता है। जब ये स्पर्म वहाँ तक पहुँचता है तो जोना पेलुसिडा को वो कैसे रिकग्नाइज करेगा, किस तरह से उसे पता चलेगा कि ये उसकी स्पीशीज का ही गैमीट है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट होगा। जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा देन देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ एडिशन, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसको स्पेसिफिक बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, दैट इज नोन एज स्पर्म एग बाइंडिंग। जब उनकी बाइंडिंग होगी एक्रोसोमल रिएक्शन होगा एंड oocyte के अंदर जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक वेरी रेयर होती है, स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी होती है मैमल्स में, एंड फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेमेलियन एग जो है वो किस स्टेज पर होगा और उसकी क्या जो शेप है वो किस तरह का होगा व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। तो मुझे आप बताएं कि उसका न्यूक्लियस जो है वो कौन सी स्टेज पे होगा। मैम हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा। जब इसके साथ फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म तो फिर ये अपनी कंप्लीट करेगा मियोसिस 2। फर्टिलाइजेशन से पहले ये किस स्टेज पे होगा। मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के तौर पे रिलीज होता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर इसकी सेकंड मियोसिस कंप्लीट होती है। सेकेंडरी ओवोसाइट होगा और सेकेंडरी ओवोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो सेकेंड मेटाफेज पर होता है, ठीक है जी मैम। जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुई थी तो उस दौरान पोलर बॉडी फॉर्मेशन हुई, अभी दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी इसके अंदर है, ये एक पोलर बॉडी है, वाइटजोना पेलुसिडा है और ये एक ओवम है। सराउंडिंग में इसके जो सेल ओवल्यूशन के वक्त इसके साथ आ गए थे, दे आर द क्यूमुलस, वो सेल्स भी इसके साथ मौजूद हैं। उन्हीं सेल्स की इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज द कोरोना रेडिएटा। ये सारा स्ट्रक्चर ये एक्चुअल oocyte की फोटोग्राफ है, इसके बाहर ये इतने सारे डिस्पर्स्ड सेल्स जो हैं, दे आर द क्यूमुलस, कोरोना रेडिएटा, दिस इज द जोना पेलुसिडा बाहर उसके लेयर है और अंदर उसके वो साइड भी होगा और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट विद इन द जोना पेलुसिडा। The oviluted egg surrounded by the cumulus cells is picked up by the oviduct fimbriae. अब इसके लिए थोड़ा सा पहले ओविडक्ट का स्ट्रक्चर समझ लें। दिस इज द ओवरी, ये यहाँ पर ये इतना स्ट्रक्चर जो दिया हुआ ये ओवरी है। हमने रैबिट की ओवरी की स्लाइड्स भी देखी, उसमें हमने देखा था कि उसके कॉर्टिकल रीजन में वेरियस स्टेजेस पर उसके फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस फॉलिकल में से जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा उसमें से एग ने ओवल्यूट करना है। हाउ दैट एग विल ओवल्यूट, तो उसके लिए क्या होता है, ओवरी की इस कॉर्टिकल सरफेस के ऊपर ओविडक्ट की फर्स्ट जो एंड है आप कह लें दैट इज प्रेजेंट। ये इसका ओवरी का एंड जो है ये सिरा टुवर्ड द ओवरी, ये एंड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये आपको नजर आ रही हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं दे आर नोन एज फिम्ब्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ ओवरी, it is like a funnel shape and having finger like projections which are known as fimbri। ये फिम्ब्री जो है ये ओवरी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके दबाती है, जिसके नतीजे में जो हमने एंट्रल फॉलिकल पढ़ा था, ग्रेफियन फॉलिकल, यानी जिसमें कैविटी बन चुकी होती है एंट्रम की और फ्लूइड फिल्ड होती है। आप ये कह लें कि एग जो है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका होता है। तो ये जो एंट्रल फ्लूइड है फिम्ब्री की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से उस पर दबाव पड़ता है और उसमें से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ओवल्यूशन की स्टेज पर वो साइड जो है वो
उबल के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, वो फ्लूइड उसको पुश कर देता है, फिम्बरी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है इनटू द फिम्बरी। ये फिम्बरी जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, इनमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाला ही सीन होता है जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, कि इनमें से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की फेज है पूरी, जो एक सिरे से लेकर और इस ओविडक्ट के दूसरे सिरे तक जाती है। ओविडक्ट के ये पूरी की पूरी ओविडक्ट कहलाती है। इस ओविडक्ट के आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके जो ये वाला सिरा यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज़ नोन एज इस्थमस। जो सेंट्रल पार्ट है इसका, यहाँ पर जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ नोन एज एम्पुला। और जो ये फर्स्ट रीजन है, इट इज़ नोन एज इनफंडिबुलम। मतलब ये है कि मुख्तलिफ हिस्सों में ये डिवाइडेड है, दरमियान में कोई वॉल नहीं होगी, जस्ट उसकी जो आप कह लें कि फंक्शनल एनाटॉमी है, उस हवाले से हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ 3 पार्ट्स में। ये फिम्बरी वाला पार्ट जो है ये फनल शेप है, इसका काम ये होता है कि ओवरी के ऊपर दबाव डालना ताकि उसमें से ओवल्यूशन हो सके। जब वो साइड आ जाता है तो फिर उसको पुश कर देना टुवर्ड द एम्पुला। दिस वन इज द एम्पुला रीजन। यहाँ पर ये वो साइड आ गया और ये वो साइड जो है दैट इज एट द सेकेंड मेटाफेज स्टेज। अब अगर स्पर्म प्रेजेंट था तो ये स्पर्म जो है यूट्रस से मूव करके यहाँ तक आएगा। स्पर्म का यूट्रस में आना और यूट्रस से एंटी पेरिस्टाल्टिक डायरेक्शन में मूव करना जो है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, किस तरह से वो इस तरफ को आता है, उसके अंदर क्या एनर्जी होती है और कितना हाइपर एक्टिव होता है कि वो अगेंस्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट एक ऑपोजिट साइड पे, यानी पहाड़ की जैसे चढ़ाई है उस तरफ को वो मूव करके इस रीजन तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करता है। तो सिलियरी बीटिंग एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन मूव ओवोसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स इनटू द ओविडक्ट। ये जो फिम्बरी है इनकी मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ओवोसाइड जो है वो ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। Sperms are deposited at the cervix, but fertilization takes place at the ampulla of the fallopian tube. ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है साइंटिस्ट की वजह से, जिसमें से पहली मरतबा डिफ्रेंशिएट किया जाता था। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका सबसे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके बाद पहला हिस्सा है उसे सर्विक्स कहते हैं। तो स्पर्म्स जो हैं दे आर डिपॉजिटेड इन द सर्विकल रीजन। वहाँ से वेजाइना से यूट्रस में आना और यूट्रस से इस पूरी डक्ट में ओविडक्ट में मूव करके एम्पुला तक पहुंचना जो है, दैट एंश्योर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाया यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर इस स्पर्म को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो एक फीमेल में चैम्बर है जिसके अंदर उस बेबी की आगे ग्रोथ होनी है, उसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पर्म मूव कर सके। ओनली स्पर्म मोटिलिटी इज नॉट सफिशिएंट टू मूव स्पर्म टू एम्पुला। खुद सिर्फ अगर स्पर्म है और उसे यूटेराइन हेल्प नहीं मिल रही तो वो कभी भी एम्पुला तक नहीं पहुंच सकता। स्पर्म ट्रांसपोर्ट स्लोज एट एम्पुला। ये स्पर्म जो है यहाँ तक एम्पुला तक जब पहुंचेगा वहाँ जाकर उसकी जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। स्पर्म मोटिलिटी इम्पॉर्टेंट विद इन द ओविडक्ट। स्पर्म का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना जो है, बहुत ज़्यादा मोटाइल होना ज़रूरी है ओविडक्ट में एम्पुला तक पहुंचने के लिए। ये वाली कैफियत जो है उसकी ये कंडीशन जो है इसे हाइपर एक्टिवेशन कहते हैं। हाइपर एक्टिवेटेड मोटिलिटी इन द विसिनिटी ऑफ ओवोसाइट और क्यूमुलस। ये एबिलिटी जो है स्पर्म के अंदर ये यूट्रस प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है आगे हम पढ़ेंगे। कैपेसिटेशन में यूट्रस के अंदर से ऐसे प्रोटीन रिलीज होते हैं, ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इन स्पर्म्स में ऐसी चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से दे बिकेम हाइपर एक्टिवेटेड एंड दे आर एबल टू रीच नियर द ओवोसाइट और क्यूमुलस। उसके साथ साथ देयर आर डायरेक्शनल क्यूज फ्रॉम टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो ओविडक्ट है इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है यूट्रस से। तो स्पर्म्स जो हैं दे मूव टुवर्ड दैट हाई टेम्परेचर। तो इस कंडीशन को थर्मोटैक्सिस कहते हैं, यानी टेम्परेचर के सिग्नल्स भी उसको मिल रहे हैं
जो यूट्रस है उसकी वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, उसके साथ साथ यूट्रस उसको हाइपर एक्टिव भी कर देती है ताकि वो आसानी से वो साइड तक पहुंच सके। तो ये कंडीशंस जो हैं दे आर हेल्पफुल इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द गैमीट्स। इन गैमीट्स को पैरेलल एक जगह पर लाने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें से कोई चीज़ बेटा आपको नहीं समझ आई तो पूछिए। बाकी सारा समझ आ गया था। इससे पीछे वाले आपने रिस्पॉन्सेस पढ़ लिए, अर्ली रिस्पॉन्स क्या होता है और लेट रिस्पॉन्स